नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में। हमारा आज का कार्यक्रम समर्पित है हमारे तन, मन और आत्मा की शुद्धि के लिए, क्योंकि आज है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। हर साल 21 जून को हम सब मिलकर योग की शक्ति को नमन करते हैं, जो कि न सिर्फ हमें स्वस्थ रखता है बल्कि हमारे भीतर जागने का भी मौका देता है। तो चलिए आज के इस पावन अवसर पर हम सभी जानेंगे योग के महत्व को और इसके लाभ को। तो बने रहिए हमारे साथ और लीजिए स्वस्थ जीवन की ओर एक सकारात्मक शुरुआत। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर उपस्थित रेडियो 9 89.6 FM के स्टूडियो में हमारे सभी मेहमानों का हमारी समस्त टीम की ओर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो श्रोताओं, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं श्रीमान तरुण दास जी बैरागी, जो कि एक वरिष्ठ योग शिक्षक है और आज यह अपनी एक समस्त टीम के साथ यहाँ पर उपस्थित है। मैं चाहूंगी कि जो तरुण दास जी बैरागी सर हैं वे अपना परिचय दें और साथ ही इनके साथ जो टीम यहाँ पर उपस्थित हुई है उनके बारे में भी जो जानकारी है वह हमारे श्रोताओं के साथ साझा करें। धन्यवाद नेहा जी। आज हम सभी इस बात के लिए प्रसन्न हैं कि विश्व में भारत की पहचान को एक नई ऊंचाई प्रदान करने में विश्व योग दिवस का एक बहुत ही बड़ा हाथ होता है और हम सभी विश्व योग दिवस के निमित्त आज इस रेडियो एफएम पर उपस्थित आए हैं। मेरे साथ हमारी टीम के सभी भाई और बहन उपस्थित हैं। मेरे बाईं ओर विराजित आदरणीय महेश जी वोरा साहब, आप सेवानिवृत्त सेशन कोर्ट के पेशकार हैं और वर्तमान में सेवानिवृत्ति के पश्चात भी सेवा कार्यों में जुटे हुए हैं और योग भवन समिति के आप अध्यक्ष के नाते कार्य देख रहे हैं। आपके पास ही एक और सेवानिवृत्त शिक्षाविद भाई अरविंद जी बैरागी, जो कि योग भवन समिति के कार्यालय का कार्य देखते हैं। आप भी वरिष्ठ योग शिक्षक हैं। साथ ही मेरे पास दाईं ओर विराजित बहन हेमलता जी गौड़, जो कि महिला एवं बाल विकास की अधिकारी के पद से सेवानिवृत्त हुई है। आप जिले में गायत्री परिवार का एक बहुत बड़ा कार्य देखती है, अध्यात्म से जुड़ा हुआ, और साथ ही योग भवन समिति की जो महिला इकाई है, पतंजलि योग समिति की जो महिला इकाई है, उसकी जिला संरक्षिका के नाते पूरे जिले में प्रवास करके महिलाओं में योग जागरण का कार्य करती। साथ ही उनके पास विराजित बहन उर्मिला जी, जो कि पतंजलि महिला योग समिति की राजस्थान प्रदेश की राज्य कार्यकारिणी सदस्य है। आप भी हमारी मुख्य योग प्रशिक्षिका है और हमारा सौभाग्य कि हमारी प्रतापगढ़ की प्रथम महिला बहन है जिसने पूज्य स्वामी जी के साथ आस्था चैनल पर करीब करीब आधे पौन घंटे तक योगाभ्यास किया और पूरी दुनिया ने उसको देखा। साथ ही एक और हमारी बहन, जो कि महिला पतंजलि योग समिति की संगठन मंत्री के नाते कार्य देखती है, आदरणीय संगीता जी शर्मा, जो कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाचार्य के दायित्व का भी निर्वहन कर रही है। इस प्रकार हमारी पूरी टीम पूरे जिले में योग के अभियान को बढ़ाने में लगी हुई है और आज हमारा सौभाग्य है कि हम रेडियो एफएम पर योग की चर्चा के निमित्त नेहा जी के माध्यम से आपसे मुखातिब हो रहे हैं। जी सर, सबसे पहले आप हमें यह बताएं, हमारी जनता यह जानना चाहती है कि योग क्या है और यह जीवन में क्यों जरूरी है। देखिए, कई प्रश्न इसमें आएंगे, लेकिन जो प्रश्न मेरे से रिलेटेड है, वास्तव में चूंकि मैं 2004 से पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज, जो कि योग ऋषि के नाम से, ब्रह्म ऋषि के नाम से हम इस योग के क्षेत्र में उनका नाम लेते हैं, मैं उनसे जुड़ा और बहुत ही योग क्या है, अगर यूं देखें तो स्थूल रूप से अब अगर हम देखें तो योग केवल एक स्वस्थ शरीर पाने का माध्यम है। हाँ, प्रारंभिक लक्षण स्वस्थ शरीर का हो सकता है, लेकिन योग के बारे में बताऊं कि योग ऐसा है कि जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का माध्यम है। साथ ही हम ये कह सकते हैं कि योग जीवन दर्शन है, योग आत्मानुशासन है, योग व्याधि मुक्त व समाधि युक्त जीवन जीने की संकल्पना की ओर बढ़ने का एक मार्ग है, जो हर व्यक्ति को अपने जीवन में प्रतिदिन इसका अभ्यास करके अपना जीवन जीना चाहिए। हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि योग और व्यायाम में क्या अंतर है। देखिए, योग और व्यायाम में बेसिकली अगर आप
एक रूपता देखने चाहेंगे तो दोनों शरीर के अच्छे स्वास्थ्य के लिए किया जाता है जी। लेकिन जहां तक योग शब्द जुड़ जाता है तो यूं कह सकते हैं कि जो लाभ शाकाहारी होने में है हाँ वो योग से जुड़ने में है जी। और जो नुकसान मांसाहार आहार से है वो केवल व्यायाम से। कई लोग जैसे जिम जाते हैं करते हैं, हालांकि ठीक जिम जाना चाहिए जी। लेकिन मात्र जिम जाने से अगर आप अपने शरीर की शुद्धि चाहोगे तो कुछ समय तक तो है, लेकिन यदि जिम जाने वाला व्यक्ति प्राणायाम करने लग जाए तो मैं कह सकता हूं कि ये सोने पर सुहागा जैसा कहलाएगा। हाँ। तो इसलिए जो व्यायाम केवल व्यायाम करते हैं उनको अपने इस कोर्स में योग को भी शामिल करना चाहिए। जी बिल्कुल। तो सर आप बताएं कि प्रतापगढ़ में जो योग की शुरुआत है वह कब से हुई है? प्रतापगढ़ में मैं यूं नहीं कह सकता हूं कि हो सकता है मेरे से भी पहले कई लोग व्यक्तिगत रूप से योग करते हो, लेकिन मैं आज जिन लोगों ने मुझे संगठनात्मक रूप से योग में जोड़ा उनका नाम मैं आदर से लेना चाहूँगा। हमारे आदरणीय टीकम सिंह जी राव साहब, जिन्होंने 2004 में जी। पतंजलि में महर्षि योग ऋषि रामदेव जी से प्रशिक्षण किया और उन्होंने आकर के मुझे भी इस बात को लेकर प्रेरित किया और मैं और शिव शंकर जी नागर साहब दोनों ही हस्ते अभी भी मौजूद हैं। मैं उनको प्रणाम करता हूँ आज के दिन, क्योंकि उनका सानिध्य मुझे पूरा मिला। और उसके बाद ये कहते हैं कि हम तो चले थे अकेले, लोग मिलते गए और कारवा बनता गया जी। और उसके बाद 2004-05 से चला हुआ ये कारवा आज प्रतापगढ़ में योग भवन के रूप में स्थापित होकर, जहां हम कई भाई बहन अलग अलग विंग में अलग अलग प्रकार से सभी भाई बहनों को, महिला पुरुषों को, बच्चों तक को हम योग को जुटने में जोड़ने में लगे हैं, जो आज इस टीम के माध्यम से संभव हो पाया जी। तो अभी वहाँ पर योग भवन में कुल कितने योग शिक्षक हैं? योग भवन में जो योग शिक्षक है, क्योंकि योग भवन जो हमारा है जी। एक तरह से प्रशिक्षण केंद्र है जी। प्रतिदिन वहाँ क्लास तो चलती है हाँ। लेकिन हम कई भाई बहनों को प्रशिक्षित कर चुके हैं, जो कि जिला स्तरीय प्रशिक्षण भी होता है, जी। तहसील स्तर भी होता है और अभी तक इस योग भवन बनने के बाद तकरीबन हम 50 भाई बहनों को जी। सहयोगी योग प्रशिक्षण का शिविर करा करके मुख्य योग प्रशिक्षण के निमित्त हरिद्वार भेज चुके हैं। जी और योग भवन समिति के जो हमारे अध्यक्ष जी हैं जी। वो भी इस बारे में और भी काफी जानकारी आपको प्रदान कर सके। जी बिल्कुल। मैं महेश जी से पूछना चाहूंगी कि अभी तक प्रतापगढ़ में आपके योग भवन के अंतर्गत कितने लोग लाभान्वित हो चुके हैं? प्रतापगढ़ में योग भवन में जो संख्या हुए जी। वो अनगिनत है जी। बहुत सारे योग भवन में हम लाभान्वित हुए, जिसमें हमारे एक बाहर से भी एक लड़का आता था 14 साल का। हाँ जी। जिसको शुगर के शायद 50 इंसुलिन लगते थे। अच्छा जी। उसको हमारे तरुण जी ने उसको 11 लगते थे। अच्छा। तो यहाँ योग जो उसने किया, मंडूकासन वगैरह किया, तो उसके 4-5 पे आ गया था वो। हाँ। किस उम्र के लोग योग से जुड़ना शुरू कर लेते हैं? मतलब योग कोई भी जुड़ सकता है जी। छोटा बच्चे भी आ सकते हैं, 7 साल 8 साल वाले भी हमारे सुबह क्लास में चल रही है, अभी बच्चों की क्लास चलती है संडे को, जिसमें स्कूल के बच्चे आते हैं और वो योग करते हैं। और हमारे यहाँ 75 साल की भी महिलाएं हैं जो योग करती है। जी बिल्कुल। और महेश जी, योग के फायदों के बारे में तो हम सब जान रहे हैं, क्या इसके कोई नुकसान भी होते हैं? नहीं, नुकसान तो आज दिन तक कभी सुना नहीं कोई नुकसान हो योग करते हुए। जिम में भले आप देखेंगे योग करते हुए, जिम करते करते कोई अटैक भी आ गया, लेकिन योग करते कभी किसी को कोई नुकसान हुआ ऐसा नहीं सुना हमने। जी बिल्कुल। तो जिम में कसरत करने और योगा करने में क्या फर्क महसूस होना चाहिए? जिम में योगा में तो अलग बात है, जो जिम की बात अलग है। जिम के अंदर जो नुकसान है वो योग में नहीं होता। योग में नहीं होता। जी बिल्कुल। और इस विश्व योग दिवस के माध्यम से आप लोग क्या क्या कार्यक्रम करने जा रहे हैं? हम 20 तारीख को हमारा एक मेन कार्यक्रम रहेगा जी, जिसमें हम अगर मौसम साथ देगा हमारा तो हम एक बहुत ही बढ़िया रैली निकालेंगे शाम को योग के संबंध में। और 21 तारीख को हमारा एक सामूहिक कार्यक्रम रहेगा योग भवन के अंदर, जिसमें हम अधिकारियों को बुलाएंगे, प्रतापगढ़ के न्यायिक अधिकारी वगैरह। उसका समय क्या रहेगा सर? उसका 21 तारीख को तो पूरा दिन भर रहेगा। पूरा दिन रहेगा। 21 तारीख को हमारे दिन भर में सभी यहाँ से योग शिक्षक अलग अलग स्कूलों में
और जेल वगैरह, कॉलेज वगैरह और कोर्ट में सब में योग कराने के लिए जाएंगे हमारे शिक्षक वगैरह। अच्छा जी, दिन भर चलेगा कार्यक्रम। जी बिल्कुल। और आप हमें बताएं कि जो विद्यार्थी होते हैं उनके लिए कौन सा योगासन ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है? बच्चों के लिए जो कपालभाति और अनुलोम विलोम, हाँ जी, उनके लिए बहुत अच्छा रहता है अनुलोम विलोम और कपालभाति जी, ताकि उनकी याददाश्त थोड़ी सही हो सके। हाँ जी बिल्कुल। और जो योग होता है वह व्यक्तियों की वृत्ति और उनकी जो अपन कह सकते हैं कि उनकी कार्यशैली के अनुसार निर्धारित होता है, या सभी व्यक्ति सभी प्रकार का योग कर सकते हैं? नहीं, सभी प्रकार के योग सभी कर सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल। और मैं अब किनसे क्वेश्चन? आप भी महिलाओं से सुनो। जी बिल्कुल। मैं उर्मिला जी से यह जानना चाहूँगी कि जो महिलाएं होती हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा कौन सा योगासन जो होता है वह लाभदायक होता है? महिलाओं के लिए कपालभाति, हाँ जी, अनुलोम विलोम जी, और सारे प्राणायाम महिलाएं कर सकती, क्योंकि उनकी मानसिक और शारीरिक क्षमता को बढ़ाने के लिए। क्योंकि शीर्षासन वगैरह, वृक्षासन सारी महिला कर सकती। अगर प्रेगनेंसी हो अगर महिलाओं को, हाँ, तो वो जैसे कपालभाति नहीं कर सकती, बाकी त्रिकोण आसन वगैरह, बटरफ्लाई वगैरह, और प्रेगनेंसी में जो भी दर्द वगैरह होता है, जैसे पेट दर्द, बैठने में कोई परेशानी हो, तो जो योगासन करते हैं उससे बेहतर लाभ मिलता है। जी बिल्कुल। और बच्चों के लिए कौन से योगासन लाभदायक होता है? बच्चों के लिए शीर्षासन और हल्लासन, कपालभाति, अनुलोम विलोम, सारे उनकी मानसिक जो तनाव बच्चों को होता है उसको वो लाभदायक मिलता है। और पढ़ाई में जैसे डिप्रेशन वगैरह बच्चों को हो जाता है, डिप्रेशन वगैरह सारा ठीक होता है उससे। अनुलोम विलोम ज़्यादा फायदा करता है, क्योंकि बच्चे पढ़ते हैं तो सोचने में लग जाते हैं, तो अगर अनुलोम विलोम करेंगे तो उनको अच्छी नींद भी रहेगी उससे, और उनको फायदा भी करेगा बच्चे को। जी बिल्कुल। और जो बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं क्या वे भी सभी प्रकार के योगासन कर सकते हैं? हाँ, अगर कभी बुजुर्ग में थोड़ी कुछ प्रॉब्लम हो, जैसे बीपी वगैरह हो जाती है जी, तो वो कपालभाति थोड़ा कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा धीरे कर सकते हैं, वो गति से नहीं कर सकते हैं। लेकिन प्राणायाम तो सारे कर सकते हैं, नुकसान कुछ नहीं होता है। अगर गलत करेंगे तो फायदा नहीं होगा, लेकिन नुकसान कुछ नहीं होगा। जी बिल्कुल। मैं संगीता जी से जानना चाहूंगी कि ध्यान और प्राणायाम में क्या अंतर है? देखिए, योग जो है वो एक व्यापक धारणा है, और प्राणायाम योग का एक अंग है। जी, तो योग जो है वो पूरे व्यक्तित्व के विकास के लिए है, और प्राणायाम प्राणों को आयाम देने के लिए, आत्मिक बल के लिए प्राणायाम है। जी बिल्कुल। और संगीता जी, आप हमें बताएं कि क्या रोजाना ध्यान करने से मानसिक शक्ति बढ़ती है? बिल्कुल बढ़ती है जी। चित्त में एकाग्रता आती है जी। और सभी उम्र के लोगों को ध्यान करना चाहिए, जिससे कि वो अपने कार्य पर पूरी तरह से फोकस कर सके। हाँ जी बिल्कुल। और ध्यान कब, कैसे और कितनी देर तक करना चाहिए? ध्यान के लिए जिस प्रकार से योग का समय सुबह का रहता है, उसी प्रकार से ध्यान भी एक निश्चित समय पर प्रतिदिन किया जाना चाहिए। उसका समय आप 5 मिनट से लेके आधे घंटे 1 घंटे तक ध्यान कर सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल। तो श्रोताओं, जैसा कि आप सुन पा रहे हैं कि जो ध्यान है वह किस प्रकार से हमारी मानसिक क्षमता को बढ़ाने में हमारी मदद कर सकता है, और हम कोशिश करें कि रोज कम से कम 5 मिनट का हम लोग ध्यान करना शुरू करें, और कोशिश करें कि इस 5 मिनट को बढ़ाकर हम 30 मिनट तक ले जा सकें। मैं संगीता जी से एक प्रश्न और ये पूछना चाहूंगी कि क्या योग आत्म साक्षात्कार करने में मदद करता है? बिल्कुल, योग आत्म साक्षात्कार करने में मदद करता है, आत्मिक बल को बढ़ावा देता है, शारीरिक और मानसिक बल को बढ़ावा देता है, जिससे कि व्यक्ति आने वाली चुनौतियों से अच्छी तरह से निपट सकता है। जी बिल्कुल। और स्वास्थ्य लाभ तो होता ही है। जी। और नींद में किस प्रकार से सहायक होता है योग करना? अभी आज के जमाने में जहाँ पर अधिकतर जो हर वर्ग के लोग, चाहे वो युवा वर्ग हो, चाहे वे बुजुर्ग हो, चाहे वे मतलब हाउस वाइफ हो या जॉब करने वाले, सभी तनाव से ग्रसित हैं, और कहीं ना कहीं ये सारा जो इफेक्ट है वो उनकी नींद पर पड़ता है।
तो किस प्रकार से जो एक योग होता है वह हमारी नींद अच्छी करने में सहायक होता है? देखिए, इसके बारे में मैं बताना चाहूंगी कि मोबाइल जो खिलौना आया है, बिल्कुल, उसने व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को साथ में शारीरिक स्वास्थ्य को भी बिल्कुल प्रभावित किया है। और यही वजह है कि नींद में कमी सभी को होती है, चाहे वो बच्चे हो, बड़े हो, चाहे बुजुर्ग हो। लेट नाइट तक मोबाइल पर लगे रहते हैं, नींद पूरी नहीं हो पाती है। तो योग जो है वो योग के माध्यम से चित्त में एकाग्रता आती है, विचारों का अनावश्यक जो प्रवाह होता है वो रुकता है, और मस्तिष्क में जब शांति होती है तो स्वाभाविक रूप से नींद अच्छी आती है। जी बिल्कुल। और इसके लिए ब्राह्मणी प्राणायाम जो है वो बिल्कुल कारगर है। जी बिल्कुल। और मैं उर्मिला जी से एक बात और जानना चाहूंगी कि योग और आयुर्वेद का क्या संबंध है? योग तो एक हम शरीर के लिए करते हैं, जिसमें आयुर्वेदिक एक जड़ी बूटियां जो होती है, अगर योग के साथ में अगर हम जड़ी बूटियां को भी अगर साथ में मिलाएंगे तो ज्यादा लाभ करेगा, क्योंकि हम मेडिकल की जो दवाई खाते हैं वो हमें हमारे शरीर को नुकसान देती है। जैसे इसमें हम त्रिफला चूर्ण होता है, उसमें आंवला, अरीठा, ये सारी चीजें मिली हुई होती है। एक अश्वगंधा होता है, गिलोय होती है, तुलसी होती है, ये सारी चीजें हम आयुर्वेदिक में मिलाएंगे। और योग जब करेंगे हम, अगर किसी चीज की प्रॉब्लम होगी हमें शरीर में, तो हम उस चीज का काढ़ा बना के हम पियेंगे और योग करेंगे, तो हमें बाहर की चीज खाने से हम अगर वंचित रहेंगे तो योग से ही हम ठीक होंगे। जी बिल्कुल। और मैं श्रीमान अरविंद जी पैरागीस जी से जानना चाहूंगी कि आज की जो आयुर्वेदिक जीवन शैली है और योग, इन दोनों को हम साथ लेकर कैसे चल सकते हैं? देखिए नेहा जी, आयुर्वेद जो है वो हमारा सनातन से चला आ रहा है और हमारे भारत की जो संस्कृति है उससे जुड़ा हुआ है। और योग जो है, योग ऋषि पतंजलि ने एक उपहार के रूप में हमको दिया है। और इससे पहले जो महादेव जो आदि योगी कहलाते हैं, तो इस योग का आज दुनिया में प्रचार प्रसार है। तो इन दोनों का अगर एक दूसरे का सामंजस्य है, अगर आप कोई अस्वस्थता हो जाती है तो आपको आयुर्वेद बहुत फायदा करता है और ये रोग को जड़ से खत्म करता है। आयुर्वेद जो है बीमारी को पूरा खत्म करता है। और ऐसी कुछ चीजें हैं जो हम योग करते हुए स्वस्थ होने पर भी आयुर्वेदिक चीज को हम लेके अपना स्वास्थ्य अच्छा रख सकते हैं। जी। आपके योग भवन में अभी तक ऐसे कोई पेशेंट्स आए हो जो किन्हीं गंभीर समस्या से ग्रसित हो और योग ने उन्हें फायदा पहुंचाया? जैसे कि तरुणदास जी ने और महेश जी ने हमें बताया कि एक 14 साल का बच्चा जो आता था, इंसुलिन के इंजेक्शन लेता था और उसके जो फिर इंजेक्शन से धीरे धीरे कम हो गए। इसी की जैसे और कोई भी पेशेंट्स आए हैं वहाँ पर? देखो, पेशेंट में तो मैं खुद भी एक पेशेंट रहा हूँ और ये हमारे अध्यक्ष जी भी एक पेशेंट के रूप में आए थे। इनके घुटने की प्रॉब्लम थी और मैं जो है खुद भी नीचे नहीं बैठ पाता था। तो ये जो है योग के माध्यम से हमने अपने आप को एक पॉजिटिविटी दी है, हमने अपने शरीर को स्वस्थ किया है। जितना श्वास हम जितनी देर हम योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, उतना ही फायदा हमारे शरीर को पहुंचता है। क्योंकि जैसे आप देख लीजिए कि मेडिसिन या कोई भी चीज है उनमें मिलावट हो सकती है, लेकिन योग में कोई मिलावट नहीं है, कोई भ्रष्टाचार नहीं है। जैसे 10 पैसे की गोली आप 10 रुपए में मिलती है, लेकिन यहाँ जितना आपने लिया है उसका रिटर्न आपको निश्चित मिलता है। और ये स्वास्थ्य को इतना अच्छा बना देता है और इतनी सकारात्मक सोच पैदा करता है योग कि जो करने वाला है वो अंदर से प्रसन्नचित होकर पूरा दिन एनर्जेटिक रहता है, ऊर्जावान रहता है। और उस ऊर्जा से वह कोई भी काम करे उसे नकारात्मकता नहीं आती। जी बिल्कुल। और मैं तरुणदास जी से जानना चाहूंगी कि क्या योग सभी बीमारियों का इलाज संभव है योग के द्वारा? देखिए नेहा जी, आपका जो प्रश्न वास्तव में, चूंकि हर व्यक्ति पूरी दुनिया में हर व्यक्ति ये चाहता है कि वो प्रसन्न रहे, आनंदित रहे, खुश रहे, और उसी आनंद की तलाश में व्यक्ति अपना सारा कर्म करता है। तो योग के माध्यम से यदि किसी भी बीमारी आपको है, यानी इवन अभी तो WHO ने इस बात को भी प्रमाणित कर दिया है कि प्राणवायु जो कि ऑक्सीजन है जिसको हम लेते हैं, इसकी उपस्थिति में कैंसर के कीटाणु तक नष्ट हो जाते हैं। तो आप मानकर चले कैंसर जैसे महारोग के कीटाणु भी
यदि प्राणवायु का ज्यादा से ज्यादा अवगाहन किया जाए तो वहाँ ठहरते नहीं है। तो हमारे पुराने लोग भी, बाप दादा वगैरह कहते आए कि एक हवा और 100 दवा, यानी एक हवा यानी प्राणवायु का इतना प्रभाव है कि एक तरफ 100 तरह की दवाइयां हो और एक तरफ प्रातः काल में ली हुई प्राणवायु। तो योग से हम कंप्लीटली स्वस्थ हो सकते हैं, कोई भी बीमारी नहीं रह सकती है जी। और योग तनाव, चिंता और डिप्रेशन में कैसे सहायक है? बिल्कुल। देखो, किसी भी बीमारी का मेन कारण होता है तनाव जी। और योग सबसे पहले उस तनाव को ही खत्म करने की ओर बढ़ता है। जो ही आपने, जैसे ये लंबी गहरी सांस यदि आपने भरी तो सबसे पहले आप रिलैक्स हो जाएंगे। और इसीलिए योग में जो 8 तरह के योग हमारे गुरुदेव स्वामी रामदेव जी ने बताए हैं, उसकी शुरुआत भस्त्रिका प्राणायाम से होती है। और भस्त्रिका में भरना और छोड़ना। तो क्या भरना? प्राणवायु को भरना और छोड़ना। तो जब प्राणवायु भरी जाती है तो निश्चित रूप से अंग अंग में जो रक्त हमारा दौड़ रहा है उसमें प्राणवायु का मिश्रण होगा और हम आनंद की अनुभूति करेंगे। जी बिल्कुल। आज का जो युवा है वह मोटापे से बहुत ज्यादा ग्रसित है। मोटापे को कम करने के लिए कौन कौन से आसन उपयोगी हैं? देखिए, मैं बड़ी ही सम्मान के साथ इस बात को कह रहा हूँ कि हमारी जो टीम में जो लोग जुड़े हैं उन्होंने स्वयं अपने मोटापे पर नियंत्रण किया है। तो हमारी जो बहन उर्मिला जी बैठे हैं, इन्होंने योग से जुड़ने का कारण इनका शरीर का मोटापा रहा। तो इन्होंने जब ये जुड़ी हमसे, उससे पहले करीब इनका 90 केजी वजन था, 90 किलो। इन्होंने योग कर करके 25-30 किलो और वर्तमान में शायद 27-28 किलो वजन योग से कम किया। तो अब उसमें क्या है, अब इन्होंने इतना प्रभाव इनका रहा उस पर कि इस कारण को लेकर के, इस योग के प्रति इतनी निष्ठा को लेकर के पूज्य स्वामी जी ने आस्था चैनल पर जो लाइव टेलीकास्ट होता है उसमें आपको आधे घंटे तक बिठा करके पूरे विश्व में योग का एक तरह से जो प्रतिदिन उनका प्रसारण होता है, उसमें हमारे बहन जी ने प्रतापगढ़ की, हमारे लिए गर्व की बात है कि वो वहां गई। और तो ये होती है योग को डेडिकेशन से करने की। और आज आप इतना बढ़ते हुए योग किया कि आपको महिला राज्य कार्यकारिणी का सदस्य बनाया, साथ ही आपको बराबर हमारी बहन जो कि हमारी संरक्षिका है आदरणीय हेमलता जी गौड़ का पूरा सानिध्य मिला, आपका मार्गदर्शन आपको मिलता रहा। तो आज आप योग में निष्णांत हैं। और ऐसे हमारे हेमलता जी ने कई महिलाओं को जोड़ा है। और उसमें से एक हमारी उर्मिला बहन जी भी, जो साक्षात कहते हैं ना युवाओं में योग का प्रभाव, तो हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि ये उर्मिला जी को देख करके हम सब प्रेरणा ले सकते हैं। जी बिल्कुल। और हार्ट पेशेंट्स जो होते हैं वे योगा, उनके लिए योगासन किस प्रकार से उपयुक्त है? क्योंकि आज के ज़माने में हम देख रहे हैं कि किसी भी उम्र के व्यक्ति को कभी भी हार्ट अटैक आ जाता है। मतलब वे बच्चे हो सकते हैं, वे आज अब कोई जरूरी नहीं है कि आप बुजुर्ग होकर ही आप जाएंगे। आप किसी भी उम्र में आपको हार्ट अटैक आ रहा है, बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को हार्ट अटैक आ रहा है, तो हार्ट अटैक के लिए कौन से योगासन उपयुक्त है? देखिए, ये बात आपने बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। वर्तमान समय में आहार का शुद्धिकरण होना एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह हो गया जी। तो मैं मानता हूँ कि मैं पूरी दुनिया में जब कांटे बिछे हो, हाँ, तो ये मान के चलो कि उसको तो मैं साफ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं मेरे पाँव में अच्छे जूते पहन करके मैं अपना जीवन अच्छा बसर कर सकता हूँ। तो ये सेम उसी प्रकार योग रूपी जो हम अपने जिस प्रकार पाँव की रक्षा करते, तो योग रूपी साधन के माध्यम से हम हमारे पूरे शरीर को एक सुरक्षा कवच प्रदान कर सकते हैं। और जो हार्ट की बीमारी बताई आपने, और ये मेन होती है कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने से, आहार के कारण। और जब ये बढ़ता है, टेंशन वगैरह सब इनको मिला करके तो हार्ट पर असर करता है। और योग में भस्त्रिका और अनुलोम विलोम और साथ में ध्यान को जोड़ दिया जाए, तो ये 3 प्राणायाम ऐसे माध्यम है जिनके माध्यम से हम हार्ट की बीमारियों को, चाहे हाई ब्लड प्रेशर हो, लो ब्लड प्रेशर हो, इन पर कंट्रोल करके उन बीमारियों से हर वर्ग, हर उम्र का व्यक्ति बच सकता है। जी बिल्कुल। मैं हेमलता जी से जानना चाहूंगी कि योग दिवस मनाने के उद्देश्य क्या है? नमस्कार। योग दिवस मनाने का उद्देश्य यही है कि प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ और अपना जीवन, सामान्य जीवन जो है उससे विशेष जीवन जीने का कला सीखे। इसलिए योग दिवस मनाना जरूरी है। और योग दिवस सिर्फ भारत में ही नहीं,
ये पूरे विश्व में विश्व योग दिवस के नाम से, बाकी दूसरे दिवस तो हम स्वतंत्रता दिवस, स्वाधीनता दिवस ये तो हम अपने यहीं मनाते हैं, लेकिन हमारा जो योग दिवस ये पूरे विश्व में मनाया जाता है। उसी का हमें गर्व है कि हमारे जो पतंजलि ऋषि ने जो हमें योग विधा बताई है उसका हम अनुकरण कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और सरकार इस बार योग को लेकर किन किन योजनाओं पर कार्य कर रही है? सरकार योग को लेकर प्रत्येक स्कूल से लगा के, प्रत्येक विभाग से लगा के, और सबसे विशेष करके जो महिला विभाग है और उसमें जो माता गर्भवती है वहीं से योग की शुरुआत करने जा रही है सरकार। और यही अगर यहीं से संस्कार ही अगर बच्चों को इस प्रकार के मिल जाते हैं तो आगे चल के हमारा भारत विश्व का गुरु बन रहा है और उसमें आगे और बढ़ने की तैयारी कर रहा है। तो और ऐसे क्या महत्वपूर्ण कारण हो सकते हैं जिस वजह से स्कूली शिक्षा में आजकल योग को जोड़ा जा रहा है? महत्वपूर्ण पूर्व में हमने क्या जो हमारे बच्चे विद्यालय में विद्या लेने जा रहे थे वो आजकल विद्या लेने के बनिस्बत शिक्षा लेने जा रहे हैं। विद्या के साथ संस्कार जुड़े हुए और शिक्षा के साथ सिर्फ आप पढ़ लिए, अच्छा पहन लिए, अच्छा कर लिया और वहाँ चले गए, उसके बाद आपका माता पिता के प्रति क्या दायित्व है इसको हमने नहीं समझ पा रहे। इसलिए आज के जो विद्यार्थी है वो योग से अलग चले जा रहे हैं। जी, योग करते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए? योग करते समय सर्वप्रथम तो ब्रह्म मुहूर्त होना चाहिए और उस समय हमारा पेट खाली रहता है और ब्रह्म मुहूर्त में जो योग किया जाता है ईश्वरीय अनुदान जो बरसता है वो ब्रह्म मुहूर्त में बरसता है। और उस समय यदि आप योग करते हैं तो निश्चित ही आपकी शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास पे पूरा प्रभाव पड़ेगा, जो आपका शरीर का प्रत्येक अंग आपको स्वस्थ बनाने के लिए है। जी बिल्कुल। योग से जुड़ी हुई कोई आम गलतफहमियां हैं समाज में? या योग से जुड़ी हुई आम गलतफहमी तो आज तक मैंने नहीं सुनी, लेकिन योग जो भी करेगा और व्यक्ति के शरीर में जिस जगह जो आवश्यकता होगी उस आवश्यकता की पूर्ति कर देगा। जी बिल्कुल। और मैं महेश जी से जानना चाहूंगी कि योग के तुरंत पहले और बाद में क्या नहीं खाना चाहिए? योग हमेशा खाली पेट ही करना चाहिए। योग करने के कम से कम 1 घंटे तक कुछ भी नहीं खाना चाहिए। योग करने के बाद जी योग के साथ क्या कोई विशेष आहार लेना जरूरी है? नहीं, वैसा तो कोई नहीं है। विशेष हल्का फुल्का शाम को हल्का भोजन करना चाहिए। जी बिल्कुल। और क्या उपवास और योग एक साथ किए जा सकते हैं? कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और मैं अरविंद जी से जानना चाहूंगी कि कोई एक विशेष केस आप बताएं जो आपको लगा हो कि आपके योग भवन में आने के बाद काफी कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में बहुत चेंजेस देखे हों, बहुत उनकी जो शारीरिक कमजोरियां दूर हुई हो या मानसिक रूप से वे स्वस्थ हुए हो, कोई अभी तक का कोई ऐसा अनुभव? ऐसे कई व्यक्ति हैं जिन्होंने योग भवन में आके अपने स्वास्थ्य को अच्छा किया है और उन्होंने मतलब अपना कार्य करने के दौरान जो एक उनका आत्ममंडल बनाया, जो उनके अंदर सकारात्मकता आई है। अभी हमारे कुछ दिन कम से कम 1-1.5 महीने पहले यहाँ के एक बड़े सेठ जिनकी उम्र होगी 75 साल, और वो ये स्थिति थी कि उनका वजन बहुत था और उन्होंने थोड़ा ही दिनों में कम से कम 10 किलो वजन उन्होंने कम कर लिया और उनके चेहरे पे मुस्कान, वो योग करते हैं, धीरे धीरे करते हैं, बिठाना उनको पड़ता है, लेकिन वो काफी स्वस्थ हुए। मैं खुद उसमें एक उदाहरण में नीचे बैठ नहीं पाता था, मेरे को खुद में नेगेटिविटी ज्यादा आ गई थी। तो सकारात्मकता इतनी आई है कि मैं घर में सबसे पहले 4 बजे उठता हूँ और सारे काम यथावत करता हूँ। तो योग से तो अनगिनत फायदे हैं और कई लोग इससे स्वस्थ हुए हैं। इसमें हार्ट संबंधी भी बीमारी वाले लोग भी बहुत जल्दी सही होते हैं और ब्लॉकेज तक इससे खुल जाते हैं। हमारे यहाँ योग भवन में कई सारे लोग हैं जो इसको फायदा इसका ले चुके हैं और योग का महत्व को समझ चुके हैं। जी बिल्कुल। और जी मैं तरुण दास जी से मैं महेश जी से जानना चाहूंगी कि योग भवन की स्थापना कैसे हुई है और किनके द्वारा हुई है?
लास्ट में एक एक तो गीत है ना, उसके बाद में एक एक प्राणायाम अगर आप प्रैक्टिकली करके बता सकें तो एक वो हाँ जी सर। थोड़ा सा पीछे या तो माइक आगे लो, ऐसे मतलब माइक थोड़ा सा पीछे है ना। मैं महेश जी से जानना चाहूंगी कि प्रतापगढ़ में योग भवन की स्थापना कब हुई है और किनके द्वारा हुई है और अब उसकी क्या स्थिति है। प्रतापगढ़ में योग भवन की स्थापना हमारे आदरणीय सांसद श्री सीपी जोशी जी के सांसद मद से उन्होंने 20 लाख रुपए दिए थे योग भवन बनाने के लिए। और शायद राजस्थान में प्रतापगढ़ ही ऐसा स्थान है जहाँ अपना खुद का योग भवन है। और उसके लिए भूमि हमारे पूर्व चेयरमैन साहब श्री कमलेश जी जोशी ने जमीन अलॉट की थी और वहाँ पर हमने बहुत सुंदर योग भवन बना रखा है। उस योग भवन में अभी हमने कम से कम वहाँ 150 से 200 पौधे लगाए हैं, जहाँ औषधि के पौधे भी है और सभी प्रकार के पौधे हमने लगा के फल और पौधे। अभी योग भवन हमारा नियमित चलता है। सुबह योग भवन 5 बजे से क्लासेस शुरू होती है, जिसमें महिला और पुरुष दोनों साथ आते हैं और शाम को महिलाएं योग कराती है। उसमें केवल महिलाएं आती है। और 2019 से जो हमारी योग क्लासेस चल रही है, आज दिन तक उसमें एक भी दिन गैप नहीं रही, अनवरत योग यहाँ चलता है। जी बिल्कुल। और मैं यह जानना चाहूंगी कि ऑफिस में जो व्यक्ति ऑफिस में जो व्यक्ति कार्य करते हैं, जैसे कि उनका 8 से 9 घंटा लगातार सीटिंग का काम रहता है, तो उनके लिए कौन सा योगासन या वे कैसे योग को अपना समय दे सकते हैं। अगर ऑफिस में कोई व्यक्ति ऑफिस वर्क कर रहा है, लेकिन अगर उसको मालूम पड़ी कि थोड़ी देर फ्री हूँ, तो वो वहाँ ऑफिस में बैठकर भी 5-7 मिनट के लिए कपालभाति अनुलोम विलोम कर सकते हैं। तो उनको वापस तुरंत एनर्जी मिलेगी उस कार्य करने की। जी बिल्कुल। और मैं अरविंद जी से जानना चाहूंगी, सूर्य नमस्कार क्या होता है? क्या यह भी योग का एक भाग है सूर्य नमस्कार? सूर्य नमस्कार जो है वो करने के लिए ये योग का ही एक भाग है। और इसको करने के लिए जो तरीका है वो 13 स्टेप में होता है। और उसमें अलग अलग सूर्य के नाम लेके भानु भास्कर दिवाकर रविकर जो भी लेते हैं और उसके बाद में वो जो करते हैं उससे एक संपूर्ण व्यायाम हो जाता है। सूर्य नमस्कार अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो भी व्यक्ति सूर्य नमस्कार करता है उसके लिए समझो कि बहुत सारे जो रोग उसके दूर होते हैं। जो बॉडी संबंधी शरीर है हमारा लचीला बनता है, हमारी मांसपेशियां मजबूत होती हैं, तो वो बहुत ही जरूरी है। जो भी करते हैं उनको उसका निश्चित फायदा होता है। और मैं तरुण दास जी से जानना चाहूंगी कि योग से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसे बढ़ती है। देखिए, जिस प्रकार आहार का शरीर पर बहुत अच्छा असर पड़ता है, लेकिन आहार जो है आपने बहुत शुद्ध ले लिया, सब कुछ लिया, लेकिन उसको डाइजेस्ट करने की जो प्राकृतिक सामर्थ्य आपका शरीर का होना चाहिए, तो उसमें यदि आपका शरीर अगर सामर्थ्यवान नहीं रहेगा तो आप कितनी भी शुद्ध चीजें लो वो आपको लाभ नहीं पहुंचाएगी। तो योग के माध्यम से हमारा सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र और जो हमारा भौतिक शरीर है ये सारा ठीक रहता है, जिससे हम जो भी आहार लेते हैं वो सुपाच्य रहेगा और उससे बनने वाले रस रसायन हमारे शरीर को पुष्टता प्रदान करेंगे। और ऑल ओवर हम कह सकते हैं आहार और नित्य किया हुआ योग, ये दोनों यदि मिल जाता है तो कह सकते हैं सोने पर सुहागा हो जाता है। जी बिल्कुल। इस वर्ष 2025 में योग दिवस की थीम क्या रहने वाली है? बिल्कुल, बहुत ही सुंदर थीम पर हर वर्ष, यानी ये हम 11वां विश्व योग दिवस मना रहे हैं और हमारा सौभाग्य है कि हम दुनिया के साथ 11वें विश्व योग दिवस के निमित्त आने वाली 21 जून को एकत्र आएंगे। तो ये एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, वन हेल्थ वन अर्थ, इस थीम को लेकर के पूरे देश में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र जी मोदी और हमारे राज्य के मुखिया आदरणीय भजन लाल जी के निर्देश पर
हर केंद्र सरकार के महकमे, राज्य सरकार के महकमे और साथ ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन में जितनी भी हाई कोर्ट से पूरे देश में उनके अधीनस्थ न्यायालयों में भी योग कराया जाएगा और निश्चित रूप से हर वर्ग का व्यक्ति उस दिन अपने आप को योग के लिए प्रेरित कर और एक संकल्प लेगा कि मैं एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए मैं योग करूं। जी बिल्कुल। इस कार्यक्रम के अंत में मैं आप सभी से जानना चाहूंगी कि रेडियो 99.6 एफएम के माध्यम से आप सभी हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे। मैं चाहूंगी तोंदर्शी सर आप बताएं कि आप रेडियो 9 के माध्यम से हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे। हमारा पूरी टीम के साथ लेकर के मैं आप सबसे ये निवेदन करूं कि पतंजलि योग समिति, महिला पतंजलि योग समिति, जो कि योग के क्षेत्र में पूज्य स्वामी रामदेव जी की प्रेरणा से पूरे देश में योगाभ्यास करवा रही है। निश्चित रूप से हम योग शिक्षकों को इस कार्य में आम जन को योग सिखाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं और प्रतापगढ़ का सौभाग्य है कि यहाँ पर दीपेश्वर महादेव, शंखेश्वर पार्श्वनाथ और गुप्तेश्वर और पवित्र तालाब की तलछट के पास बना हुआ हमारा पूर्ण प्राकृतिक अवस्था में परदेशी पार्क के पास में योग भवन बना हुआ है। यहाँ की चलने वाली गतिविधियों में आप शामिल होइए। प्रातःकाल 5:30 बजे से हम योग भवन की गतिविधियां प्रारंभ कर देते हैं और उसके बाद रविवार को बच्चों के लिए भी योग होता है, जो कि हमारी प्रशिक्षिका कलाजी बैरागी के माध्यम से और जिया पालीवाल की एक नवयुवती अच्छी योग प्रशिक्षिका बनी है, उनके माध्यम से हम करवा रहे हैं। साथ ही शाम को हमारी बहन उर्मिला जी, संगीता जी और भी कई बहनें हैं जो कि शाम को भी महिलाओं के लिए स्पेशल योग क्लास चलाती है, एरोबिक्स करवाती है। और कुल मिलाकर के हमारा ये ध्येय है प्रतापगढ़ जिला, प्रतापगढ़ नगर स्वस्थ रहे, समृद्ध रहे और योग को अपना करके आप अपने जीवन को सफल बनाना है। तो हमारी टीम का एफएम के माध्यम से आप सबसे निवेदन करते हैं कि इस विश्व योग दिवस पर आप सभी संकल्प ले कि योग भवन से जुड़कर हमारे योग प्रशिक्षण प्राप्त करके आम जन में योग का प्रचार प्रसार करा। जी बिल्कुल। मैं महेश जी वोरा जी से निवेदन करना चाहूंगी कि वे रेडियो 9 के माध्यम से हमारे श्रोताओं को कोई संदेश दें। मेरा एक संदेश है कि योग करे योग रहे निरोग। योग जितना आप करेंगे फायदा आपको स्वयं को होगा। हमारे योग भवन में बिल्कुल निःशुल्क योग सिखाया जाता है, इसका हम कोई चार्ज नहीं लेते हैं, बिना शुल्क के योग कराते हैं। जी बिल्कुल। और मैं चाहूंगी कि अरविंद जी बैरागी जी हमारे रेडियो 9 के माध्यम से हमारे श्रोताओं को कोई संदेश दें। मैं आपके माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ कि प्रतिदिन योग करें, पूरे 365 दिन लगातार योग करें और समर्पित सकारात्मक सोच के साथ करें। आपको इतना फायदा मिलेगा कि आप जीवन भर याद रखेंगे। योग कर्मे सुकौशलम। तो आप योग करेंगे तो आपको इसका एहसास होगा, आपको पता चलेगा, आपको 2-5 दिन में ही आपको अच्छे रिजल्ट आने लग जाएंगे और मन तनाव तन मन सब आपका अच्छा रहेगा और तनाव मुक्त रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे और सकारात्मक सोच के साथ जीवन जिएंगे। धन्यवाद। मैं हेमलता जी से मैं चाहूंगी कि हेमलता जी रेडियो 9 के माध्यम से हमारे श्रोताओं को कोई संदेश दें। मैं रेडियो 9 के माध्यम से आपको ये संदेश देना चाहती हूँ कि हर व्यक्ति जब योग करेगा तो वो स्वस्थ रहेगा और उसका सिर्फ शारीरिक विकास नहीं, शरीर बल, मनोबल, आत्मबल और ब्रह्म बल की वृद्धि होगी। तो हमारा निश्चित है कि हमारा पूरा जो है आप रेडियो 9 के माध्यम से व्यक्ति का संपूर्ण विकास इस योग के माध्यम से। जी बिल्कुल। और उर्मिला जी हमारे रेडियो 9 के माध्यम से श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे विश्व योग दिवस के उपलक्ष्य में? रेडियो 9 के माध्यम से मैं महिलाओं के लिए बोलूंगी कि हमारे प्रतापगढ़ में महिला जागरूक नहीं है योग के माध्यम से। वो ऐसा बोलती है कि हम घर का काम कर लेती हैं तो हमारा योग हो जाता है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि जब आप सबके लिए करती हैं तो खुद के लिए क्यों नहीं करती हैं? जैसे हम भी एक गृहिणी थे, ऐसे ही सोचते थे, लेकिन जब जैसे जैसे समय जो चेंज होता है तो कोरोना ने कुछ बहुत मतलब कुछ सिखाया है
और मैं यही कहना चाहूंगी कि महिला योग से जुड़े और अपना खुद का अगर वो ध्यान रखेगी, अगर एक दिन वो बीमार हो जाएगी और उसका हस्बैंड अगर ऑफिस जाएगा तो उसको पानी पिलाने वाला नहीं मिलेगा, तो खुद अगर स्वस्थ रहेगी तो घर वाले भी स्वस्थ रहेंगे। और ऐसे बाहर हम जैसे 1 घंटा बाहर बैठ के हम वार्तालाप करते हैं एक दूसरे की, इससे अच्छा हम योग अभ्यास करें, क्योंकि शाम को जो हमारी क्लास चलती है इसीलिए हमने शाम को क्लास चल रही है कि हम घर के ओटलियों पर बैठ के नहीं, योग भवन के परिसर में बैठ के योग अभ्यास करें और उत्कृष्ट जीवन जिए। जी बिल्कुल। मैं संगीता जी से कहना चाहूँगी कि आप रेडियो 9 के माध्यम से हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए जी, मैं रेडियो 9 के माध्यम से संदेश देना चाहती हूँ कि वर्तमान में हर व्यक्ति आनंद की खोज में है, तलाश में है, और तनाव मुक्त जीवन जीना चाहता है। इसके लिए आनंददायी जीवन जीने के लिए और तनाव मुक्त जीवन जीने के लिए सिर्फ और सिर्फ एकमात्र योग ही ऐसा साधन है जिसके द्वारा तनाव मुक्त और आनंददायी जीवन जिया जा सकता है। तो योग को अपनाकर ही हम खुद स्वस्थ रह सकते हैं, अपने आसपास के लोगों को स्वस्थ रख सकते हैं और संपूर्ण देश और विश्व में सर्वे भवन्तु सुखिनः का संदेश दे सकते हैं। जी बिल्कुल। और अंत में चलते चलते हमारे श्रोता ये जानना चाहेंगे कि आप सभी योग के साथ साथ जो गीत हैं वे किस प्रकार के सुनना पसंद करते हैं? मैं चाहूंगी आप सभी अपनी पसंदीदा कोई एक गीत बताएं जिन्हें हम हमारे रेडियो 89.6 FM के माध्यम से हमारे श्रोताओं को सुना सकें, क्योंकि जहाँ तक मैं जानती हूँ और मैं समझती हूँ कि योग जितना जरूरी है हमारे जीवन के लिए, गीत संगीत भी उतना ही जरूरी है। तो निश्चित रूप से आप लोग योग के साथ साथ गीत संगीत भी पसंद करते होंगे, तो हमारे श्रोता जानना चाहेंगे कि वे क्या गीत हैं। गीत के माध्यम से मैं बताना चाहूँगी कि जब तक हम अपना शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अंदर का सफाई नहीं करेंगे इतने हम स्वस्थ नहीं रह सकते। इसी के बारे में गीत है, मन का मेल नहीं धोया तो मन का मेल नहीं धोया तो कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हर कोने कलमश कशाय की लगी हुई है ढेरी, हर कोने कलमश कशाय की लगी हुई है ढेरी। नहीं ज्ञान की किरण कहीं है, हर कोठरी अंधेरी। आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा अंधियारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हृदय तुम्हारा पिघलन पाया जब देखा दुखियारा, किसी पंथ भूले ने तुमसे पाया नहीं सहारा। सूखी है करुणा की धारा, सूखी है करुणा की धारा, सूखी है करुणा की धारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। अंतर के पट खोल देख लो, ईश्वर पास मिलेगा। हर प्राणी में ही परमेश्वर का भास मिलेगा। सच्चे दिल से नहीं पुकारा, सच्चे मन से नहीं पुकारा, सच्चे दिल से नहीं पुकारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। वक्त है कम लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा।
वक्त है कम लंबी मंजिल तुम्हें तेज कदम चलना हे परम तपस्या के पथिकों तुम्हें नूतन पथ गढ़ना होगा हे वक्त है कम लंबी मंजिल तुम्हें तेज कदम चलना होगा जीवन के समरांगन में विजयी बनना आसान नहीं वह सतत बिंदु कुछ पल होंगे जिनका पहले से ज्ञान नहीं अनजान क्षितिज के कोने में इंसान नया चुनना होगा वक्त है कम लंबी मंजिल तुम्हें तेज कदम चलना होगा मन के गहरे अंधियारे में ओम का नाम दिए जैसा मन के गहरे अंधियारे में ओम का नाम दिए जैसा ओम का नाम दिए जैसा ओम का नाम दिए जैसा जिस जिसने है ओम को ध्याया जिस जिसने है ओम को ध्याया उसने वैसा ही फल पाया सांसों के बहते धारे में ओम का नाम दिए जैसा मन के गहरे अंधियारे में ओम का नाम दिए जैसा क्या मेरा और क्या है अपना क्या मेरा क्या मेरा अपना सारा जग है झूठा सपना जग माया के चौबारे में ओम का नाम दिए जैसा मन के गहरे अंधियारे में ओम का नाम दिए जैसा कोई न जिसका इस दुनिया में ओम ही उसकी बाहें थामे बिन चंदा के पखवारे में ओम का नाम दिए जैसा मन के गहरे अंधियारे में ओम का नाम दिए जैसा। जनकपुर जब श्री राम लक्ष्मण और उनके गुरुजी जाते हैं जब धनुष स्वयंवर होता रहता है तो राम जी जो हैं उनके गुरुदेव उनको कहते हैं कि वे पुष्प लेके आओ वो वाटिका में जाते हैं तो माता सीता पहले ही वहाँ होती है तो जब दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो किस प्रकार के भाव पैदा होते हैं उससे संबंधित ये भजन है। राम को देख कर श्री जनक राम को देख कर श्री जनक नंदिनी बाग में जा खड़ी रह गई राम देखे सिया माँ सिया राम को चार अखियाँ लड़ी रह गई राम को देख कर वे जनकपुर गए देखने के लिए
सारी सखियां झरोकन से झांकन लगी, देखते ही नजर मिल गई दोनों की, जो जहां पर खड़ी थी खड़ी रह गई, राम को देख कर बोली है एक सखी राम को देख कर, ये धनुष कैसे तोड़ेंगे वारे कुंवर। बोली है एक सखी राम को देख कर, ये धनुष कैसे तोड़ेंगे वारे कुंवर। बोली दूजी सखी छोट देखने में तुम चमत्कार के नहीं जानती, एक ही तीर में ताड़िका राक्षसी जो जमीन पर गिरी थी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदिनी बाग में जा खड़ी थी खड़ी रह गई। राम देखे सिया माँ सिया राम को, चार अखियाँ लड़ी थी लड़ी रह गई। राम को देख कर राम को देख कर राम को देख